आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस्प्रिन दवा के बारे में। जो ये दवा है ये नेसेट्स ग्रुप से बिलोंग करती है और नेसेट्स से बिलोंग करती है तो इसके पास तीन प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी है एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक, दर्द को ठीक करेगी ये, ठीक है। दूसरी है एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी यानी कि बुखार को कम करेगी। तीसरी एंटी इन्फ्लामेटरी यानी बॉडी के अंदर कहीं भी सूजन है, इन्फ्लामेशन है तो उसको ठीक करने का ये काम करेगी। तीनों प्रॉपर्टी के साथ साथ इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जो होती है एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी, ठीक है। उसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके यूज समझते हैं। एस्प्रिन का जो यूज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से मन लगा के देखिएगा। अगर हम एस्प्रिन को एज एनाल्जेसिक यूज करते हैं, मान लिया कोई भी व्यक्ति है उसकी बॉडी में कहीं भी पेन है तो उसको अगर हम एनाल्जेसिक दे रहे हैं तो कहाँ कहाँ दे सकते हैं, मतलब किस किस सिचुएशन में दे सकते हैं। देखिए, अगर उस व्यक्ति को हेडेक है, सिर के अंदर दर्द है तो दे सकते हैं, या फिर माइल्ड माइग्रेन की समस्या है, ठीक है, तो दे सकते हैं। बैक एक, पीठ के अंदर दर्द है तो भी दिया जा सकता है। टूथ एक, दांत के अंदर दर्द है तो भी एस्प्रिन दिया जा सकता है। ज्वाइंट पेन, जोड़ों के अंदर दर्द है तो भी एस्प्रिन दे सकते हैं। पुल्ड मसल्स यानी कि मांसपेशियों के अंदर अगर खिंचाव है तो भी दे सकते हैं। डिसमेनोरिया, अगर किसी लड़की के अंदर या फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो गए हैं, ठीक है, पीरियड्स के दौरान क्या होता है, क्रैम्प होते हैं, ठीक है, क्रैम्प आते हैं, ऐंठन होती है पेट के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर भी एस्प्रिन दिया जा सकता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के दौरान क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उस पेन को ठीक करने के लिए एस्प्रिन का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर एनाल्जेसिक की तरह यूज करना है एस्प्रिन को तो इन सिचुएशंस के अंदर हम दे सकते हैं, ओके। अब इसके डोज की बात करते हैं। अगर इसको एनाल्जेसिक की तरह यूज करना है, इन सिचुएशंस के अंदर यूज करना है तो कितना डोज होना चाहिए एस्प्रिन का। एस्प्रिन का जो डोज है वो होना चाहिए 0.3 से 0.6 ग्राम, लेकिन इसको हम एमजी के अंदर अगर बात करें तो 300 से 600 एमजी डोज होना चाहिए, ठीक है। और ये हम दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक तो सुबह और एक शाम को, ठीक है। एस्प्रिन का जो डोज है वो दिन में 2 बार ले सकते हैं, 300 एमजी से 600 एमजी तक, लेकिन मैक्सिमम डोज जो होता है वो 1000 एमजी होता है। यानी कि पूरे दिन में जितना भी डोज हमने लिया है उन सबको कंबाइन करके देखो, कहीं वो 1000 एमजी से ज्यादा तो नहीं जा रहा है। जैसे ये नहीं करना है कि 600 एमजी सुबह लिया और 600 एमजी शाम को, तो टोटल कितना एस्प्रिन हो गया एक दिन में, वो हो गया एक दिन में 1200 एमजी। तो यहाँ पे फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 1000 एमजी से ज्यादा पूरे दिन में एस्प्रिन नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो 300 एमजी से 600 एमजी तक इसकी डोज होती है। सुबह और शाम ले सकते हैं, 8 से 10 घंटे के इंटरवल पे इसको लिया जा सकता है, ठीक है। तो दिन में केवल 2 बार ओके। तो ये तो हुई एस्प्रिन, ओके। ये नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है एंटीबायोटिक। अगर एस्प्रिन को एज एंटीबायोटिक यूज किया जाए, मान लिया अगर किसी व्यक्ति को बुखार आया है उसको एस्प्रिन दे सकते हैं, उसका बुखार उतारने के लिए उसको एस्प्रिन दिया जा सकता है। अगर डोज की बात करूं तो कितना डोज देना है बुखार के अंदर, तो बुखार के अंदर सेम डोज रहेगा जो हमारा एनाल्जेसिक के लिए था, यानी कि 300 एमजी से 600 एमजी तक दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गई 2 बातें। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो ये एस्प्रिन होता है ना, ये बच्चों के अंदर यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 12 साल से ऊपर जिसकी भी उम्र है उसके अंदर यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। 12 साल से नीचे कोई भी है उसमें यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों में नहीं किया जाता है एस्प्रिन का यूज, ओके। अब देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। मैंने बताया कि जो एस्प्रिन का यूज है वो एक दर्द निवारक के रूप में किया जा सकता है और बुखार को उतारने के लिए यूज किया जा सकता है। अब बात यह आती है कि एस्प्रिन ही क्यों, पैरासीटामोल से भी तो काम चल सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं पैरासीटामोल और एस्प्रिन दोनों की बात करूं तो क्या है, पैरासीटामोल हमको चूज करनी है, एस्प्रिन चूज नहीं करनी है। पैरासीटामोल जो है वो सेफ दवा होती है एज कंपैरिजन टू एस्प्रिन, ठीक है। अगर आपके पास दोनों ही दवा है तो अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पेन है या फिर बुखार आया है तो आपको पैरासीटामोल चूज करना है, पैरासीटामोल ही लेना है, ठीक है। एस्प्रिन को वहां पे आपको अवॉइड करना है क्योंकि जो पैरासीटामोल है वो सेफ दवा होती है, ठीक है। एस्प्रिन इतना सेफ नहीं होती है। तो अगर दोनों के कंपैरिजन की बात मैं कर रहा हूँ, ओके। लेकिन बात अब ये आती है कि अगर एस्प्रिन हमको एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक में नहीं लेनी है, देखिए वैसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास चॉइस है कि पैरासीटामोल भी ले सकते हो और पैरासीटामोल क्या सेफ है, तो आप सेफ ही ड्रग लोगे, वही ड्रग लोगे ना जो सेफ हो और अच्छा काम करे आपकी बॉडी में, कोई साइड इफेक्ट ना दे ज्यादा, वही ड्रग लोगे ना। तो यही तो मकसद है हमारा दवाइयों के बारे में जानकारी देना, कि हमको पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग सेफ है या नहीं है, तो वहां पे आप पैरासीटामोल का यूज करोगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि एस्प्रिन ले कब का यूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका यूज यहाँ किया जाता है
स्ट्रोक और एंजाइना के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। यानी कि स्ट्रोक के अंदर यूज करेंगे, एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज है एक्यूट रूमेटिक फीवर, यहाँ भी ऑस्टियोआर्थराइटिस, यहाँ भी इसका यूज किया जाता है। रोमेटोइड आर्थराइटिस, यहाँ भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका यूज क्या है, कुछ केसेस के अंदर ये देखा गया है कि एस्पिरिन फायदेमंद साबित हुई है, लेकिन कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जो एस्पिरिन है वो रूमेटोइड आर्थराइटिस में काम नहीं करती है। इसलिए कुछ केसेस में करती है, कुछ में नहीं करती है, इसलिए एस्पिरिन का यूज अब रूमेटोइड आर्थराइटिस में नहीं किया जाता है। एस्पिरिन के अलावा जो अदर नेसेस ग्रुप की दवा है उसका यूज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी बात मैंने आपको बताई है ये आपको नोट डाउन करके रखनी है और याद रखनी है। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल एक एक लाइन में। देखिए, एस्पिरिन का जो यूज है वो दर्द को कम करने के लिए यूज किया जाता है और बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। डोज ये रही, लेकिन बुखार या फिर दर्द है तो एस्पिरिन की बजाय आपको पैरासीटामोल लेनी है। अगर पैरासीटामोल नहीं है और केवल एस्पिरिन है, वहाँ पे आप 1 या 2 खुराक एस्पिरिन की ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था बच्चों के अंदर एस्पिरिन का यूज नहीं किया जाता। उससे नेक्स्ट पॉइंट था एस्पिरिन का यूज फिर कहाँ किया जाता है, स्ट्रोक और एंजाइना को ट्रीट और प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मोस्टली हार्ट प्रॉब्लम्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है, वो है प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि एस्पिरिन को लेने के अंदर क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति एस्पिरिन दवा से एलर्जिक है या फिर नेसेट्स ग्रुप की दवा से एलर्जिक है तो उसको एस्पिरिन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है, पेट के अंदर छाले है, तो वहां भी एस्पिरिन नहीं दी जाती है। बच्चों के अंदर भी नहीं दी जाती है। चिकन पॉक्स या इन्फ्लुएंजा अगर ऐसा कुछ है दोनों में से तो वहां भी इसको नहीं दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को लीवर डिजीज है, ठीक है, या फिर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है तो वहां भी उस पेशेंट को एस्पिरिन नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है डायबिटीज वाले पेशेंट को भी नहीं दी जाती है। प्रेगनेंसी के अंदर भी इसका यूज नहीं किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के अंदर भी इसका यूज नहीं किया जाता है। और जो गाउट की बीमारी होती है वहां भी एस्पिरिन का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि प्रेगनेंसी के अंदर जो एस्पिरिन दवा है उसका यूज नहीं किया जाता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर इसका यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं? देखिए, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एस्पिरिन का यूज करना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, वो प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसकी कंडीशन को देखकर, ठीक है, ही यूज किया जाता है। तो अगर नेसेसरी होता है तो एस्पिरिन का यूज किया जा सकता है प्रेगनेंसी में, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि प्रेगनेंसी में इसका यूज नहीं किया जाता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको डॉक्टर ने एस्पिरिन दी है तो वहां पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जो क्रिटिकल होगी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, इसलिए डॉक्टर ने वो एस्पिरिन दी है। ठीक है, तो दोनों ही बात आपको याद रखनी है। प्रेगनेंसी के अंदर दी नहीं जाती है वैसे तो, बट कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर तो डॉक्टर के द्वारा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशन थी। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो एस्पिरिन दवा होती है उसके पास एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी होती है। एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर प्लेटलेट्स होती है जो क्लोटिंग का काम करती है। अब जो ये एस्पिरिन है ये क्लोटिंग करने नहीं देती है, आपस में क्या है, थक्का नहीं बनता है प्लेटलेट का। ओके, अब डेंगू के अंदर क्या होता है, जब किसी को डेंगू होता है, आप सबको पता होगा कि डेंगू के अंदर जो प्लेटलेट की संख्या है वो घट जाती है। तो इसलिए एस्पिरिन का जो यूज है वो डेंगू के अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एस्पिरिन लेने से जो प्लेटलेट की संख्या है वो घट जाएगी, क्योंकि एस्पिरिन जो दवा है वो एंटी प्लेटलेट एक्शन शो करती है। ठीक है, एंटी प्लेटलेट का मतलब प्लेटलेट के अगेंस्ट, उनके विरुद्ध काम करती है। ठीक है, एस्पिरिन देखिए, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, अगर उसने एस्पिरिन ली है तो क्या होगा, उसके ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट की संख्या वो घट जाएगी। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल इंसान है, अगर किसी को कुछ नहीं हुआ है, अगर थोड़ी सी प्लेटलेट की संख्या घट गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी तरफ एक डेंगू का पेशेंट है जिसको डेंगू हुआ है, उसकी ऑलरेडी जो प्लेटलेट है वो घट चुकी है। अगर आप उसको डेंगू वाले पेशेंट को एस्पिरिन देते हो तो क्या उसको और ज्यादा दिक्कत होगी, उसकी प्लेटलेट पहले से ही डाउन है, अगर आप एस्पिरिन दे दोगे ऊपर से तो और डाउन चली जाएंगी, तो बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी डेंगू वाले पेशेंट की। इसलिए डेंगू के अंदर प्लेटलेट जो ये एस्पिरिन है ये नहीं दी जाती है, क्योंकि जो एस्पिरिन है वो एक एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है। ओके, तो ये बात भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफेक्ट की, कि क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं एस्पिरिन दवा के। तो साइड इफेक्ट होते हैं
एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, ठीक है, यानी कि जो अपर एब्डोमेन रीजन होता है वहाँ पे अनकंफर्टेबल रखता है, नोजिया वो उल्टी आ सकती है, वोमिटिंग जी में चला सकता है, डिजीनेस चक्कर आ सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं, जीआई ब्लीडिंग यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं एस्प्रिन दवा से। जरूरी नहीं है कि आपको हो, सबको हो, किसी को होते हैं किसी को नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब देखिए एक और चीज मैं बताता हूँ, जो एस्प्रिन एनाल्जेसिक के अंदर मैंने डोज बताई, लेकिन जो एंटीपायरेटिक है उसके अंदर भी मैंने डोज बताई, सेम डोज होती है, इतनी डोज होती है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रोक और एंजाइना के अंदर इसकी डोज अलग है। इसके अंदर 75 mg से 100 mg या फिर 75 mg से 150 mg के बीच में इसकी डोज डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इक्विस्पिरिन 75 के नाम से आती है, जो कि 75 mg है, ठीक है। तो अगर 75 mg है तो 75 mg से 150 mg ये जो डोज है ये होती है एंजाइना और स्ट्रोक के अंदर। या फिर अगर एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक की बात करूँ तो उसकी डोज ये होती है, ठीक है। तो ये जो डोज है ये भी हर सिचुएशन के अंदर अलग अलग होती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।